नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे खेला खत्म, किस में कितना दम। 2024 के लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 एक्टर भी हैं। कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, अफजल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 542 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 485 सीटों पर मतदान हो चुका है और 1 जून को आखिरी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में वाराणसी, मंडी, गाजीपुर, गोरखपुर, हमी डायमंड हार्बर, मिर्जापुर, बठिंडा, गोंडा, काराकाट, पाटलिपुत्र और दुमका, पटना, साहिब आरा, जालंधर और देवरिया शामिल हैं। 57 सीटों में बिहार की 8 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, यूपी पूर्वांचल की 13 सीटें, बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। 2019 में बिहार की जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ या होगा, उन सभी सीटें, वो जो पहले सीटें थी, वो सभी एनडीए की झोली में गई थी और सबसे ज्यादा भाजपा 25, टीएमसी 9, बीजेपी 4, जेडीयू और अपना दल एस 2-2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा महज 1 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में इन 57 सीटों में इस बार कौन कितनी सेंध लगा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो 8 राज्य हैं और 57 सीटों की ये जंग है। देखिए, महत्वपूर्ण है। पिछले बार के आंकड़ों को देखें तो बिहार की जो 8 सीटें हैं जिसके लिए मतदान शनिवार को होना है, यानी कि कल होना है, वो पिछली बार 2019 में दी जाते हैं तो पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। अब देखिए, पंजाब में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। पूरी की पूरी 13 सीट है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सरकार वहां पर है, जिस तरीके से पूरा सिनेरियो हमने देखा, और उसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कई ऐसे फेस हैं। देखिए, हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी हो जाती है कि चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो वाराणसी को तो आप गिन ही लीजिए, उसके बाद 3 केंद्रीय मंत्री खुद जो अंतिम फेज है उसमें इलेक्शन में सामने हैं। 4 ऐसे अभिनेता अभिनेत्री हैं जो इस पूरी उसमें चुनावी प्रक्रिया में शामिल होंगे। वो भी कहीं ना कहीं, उनके लिए भी जनता को वोट करना है। तो ये आखिरी फेज जो है वो है भी बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण। ये हो जाएगा कि आखिरकार इन 57 में कौन कितनी सेंध लगा पाता है, क्योंकि अब इसके बाद कोई मौका नहीं मिलना। जो पूरी तस्वीर है और किसको कितना क्या मिल रहा है, जनता का निर्णय वो सिर्फ 4 जून को आएगा। चर्चा पर चलते हैं। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी। इंदुकांत दीक्षित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद जयतिलक। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चंडीगढ़ से राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरुदेव दत्त शिब्बर हमारे साथ जुड़े हैं। गुरुदेव दत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इंदुकांत जी आपसे करना चाहती हूं, और सर इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये 57 सीटें हैं तो बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन कुछ सीटें इसमें से ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं और सबसे ज्यादा कहते हैं ना फोकस्ड उन पर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो बाकी की सीटें वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्रियों का होना, खुद एक प्रधानमंत्री का होना, 4 एक्ट्रेस का होना, और उन सबके साथ साथ जो पिछले बार के नतीजों को हम देखें कि इन 57 सीटों में से 25 सीधे सीधे भाजपा के पास गई थी, यानी भाजपा ने लीड लिया था। टीएमसी पूरी 9 सीटें लेकर निकली थी। तो इस बार, पिछले और इस बार में हमने काफी कुछ बदलाव देखे हैं। तो क्या आपके नजरिए से इन 57 सीटों के समीकरण कहते हैं? मेरी आवाज आ रही है राशि जी? हाँ इंदुकांत जी, आ रही है जी। नमस्कार। देखिए, जितने भी चरण हुए, 6 चरण, सभी का अपना अपना महत्व था। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये जो पर्टिकुलर चरण है, खास तौर से मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ चर्चा में कहा था कि ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि उनकी सीट वाराणसी पे भी क्या होगा, वहां पे वोटिंग है 1 तारीख को, और उससे जुड़े हुए माना जाता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए आए 2014 में,
तो उसका सबसे पहला प्रभाव भाजपा को जो फायदा हुआ वो पूर्वांचल में पूरे आसपास की वाराणसी की जितनी सीटें हैं उन पे एक इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद के लिए जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति, और वो भी जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्तित्व, तो उसके आसपास की सीटों पर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ना बिल्कुल लाजिमी था। और यही कारण था राखी जी कि सेलेक्ट कर करके, वास्तव में प्लान करके, स्ट्रेटजी बना कर करके बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में वाराणसी की सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आप जानते हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 2014 में वाराणसी की सीट छोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो वहां के सिटिंग एमपी थे। 2009 में पहली बार वो वहां से चुनकर के आए थे, और इस बात को लेकर कई बयानबाजी भी हो गई थी मीडिया के सवालों के माध्यम से कि यहाँ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जब प्रधानमंत्री को लाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद वहां पे थोड़ी नाराजगी थी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी को वहां चुनाव लड़ाया गया था। एक बड़ी रणनीति थी जिसका पूरा लाभ बीजेपी को मिला है। और इस चरण की दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं राखी जी। एक ये कि इस चरण में ही पंजाब की सभी सीटों पे मतदान हो रहा है, जो सबसे ज्यादा जिसका इम्पैक्ट इस 57 सीटों में है अंतिम चरण में, 7वें चरण में। और वहां पे बीजेपी के लिए कुछ भी हासिल करना एक वरदान होगा, क्योंकि बीजेपी ये मान के चलती है कि हाल में पिछले कई वर्षों से जब किसान आंदोलन के नाम पे बहुत सारे सिख लोग बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे, किसान उतरे, लेकिन ये माना जाता है कि आंदोलन मुख्य रूप से चूंकि पंजाब का था, तो इसी कारण से अकाली दल से संबंध भी विच्छेद हो गया बीजेपी का। ऐसे में पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी को ये उम्मीद है कहीं न कहीं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपस की लड़ाई में जब वोट बांटेंगे सिखों का, तो हिंदुओं के वोट के चलते शायद वहां पे वोटिंग परसेंटेज और कुछ सीटें भी बीजेपी की बढ़ेंगी और निकल सकती हैं। लेकिन ये मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, दिस इज होपिंग अगेंस्ट दी होप्स, क्योंकि वहां पे बीजेपी कोई सीट जीत करके अपना नंबर 400 पार वाला करना चाहती है, ऐसा हमें लगता नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बाकी दो जगहों पे सीटें थोड़ी कम है और कुछ बिहार में। पश्चिम बंगाल में इस चरण में चुनावों को प्रभावित करने या चुनाव में जनता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री ने दो बड़े काम किए इस चरण के पहले। एक, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुआ, कि इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज वेस्ट बंगाल में बीजेपी देगी लोगों को, और सबसे अच्छे परिणाम उसके लिए वेस्ट बंगाल में आएंगे। इसका सीधा प्रभाव वेस्ट बंगाल की जनता में पड़ेगा जो बची हुई सीटें। दूसरा, वो स्वयं जिस तरह से साधना के लिए गए हैं कन्याकुमारी में, वो एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो हर बार जाते हैं साधना के लिए, पहली बार केदारनाथ गए और काशी से वो स्वयं चुनाव लड़ते हैं, और इस बार वहां गए हैं कन्याकुमारी में, तो सीधा सीधा विवेकानंद जी के माध्यम से और बाकी माध्यम से पश्चिम बंगाल के लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि काशी की जनता भी बहुत धर्मात्मा जनता है, तो एक तीर से उन्होंने कई निशाने साधे हैं। और वास्तव में अगर आप देखें तो उनका जो ज्ञान योग है, धर्म योग है, उसको भी अपना एक कर्म योग है, उसको भी वो अपने सारे कर्म के अंत में समापन में एक मूर्त स्वरूप दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अरविंद जी, बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, मुझे लगता है ये जो सीटें हैं, मैं इन 8 राज्यों की बात करूं, जिसमें क्योंकि 7 राज्य कहेंगे, एक तो केंद्र शासित प्रदेश हुआ, फिर भी चलिए हम 8 को ही काउंट करके चलें। मुझे ऐसा लगता है कि 13 सीटें पंजाब, 13 सीटें उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल, ये मुझे लगता है सब जानते हैं कि सब कुछ तो यहीं से तय हो जाता है, सबसे ज्यादा सीटें यहां से हैं। और ये जो अंतिम चरण होगा यहां की सीटों का, मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का हर चरण हमने देखा, और जिस तरीके से कहते हैं ना कि बात आती है, मुद्दों की बात आती है, तो मुद्दे तो बिल्कुल पहले चरण से हवा हवाई थे, लेकिन फिर भी ये जो सीटें हैं और जो हाई प्रोफाइल सीटें भी उसमें काउंट होती हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये अंतिम चरण का चुनाव जो है, एक किस्म से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो उसका अपना लक्ष्य है, उसके करीब पहुंचाने के तौर पे इसको जो है हम देख सकते हैं, रख सकते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि जो 2019 में इसका प्रदर्शन था उससे इसका इस बार बेहतर प्रदर्शन होने की संभावना है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में जिन 2 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया था, विशेष रूप से घोसी और गाजीपुर को, उसमें मेरा आकलन है कि घोसी की सीट निकल रही है, गाजीपुर में थोड़ा टफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी है। बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखिए, उस बार भी 2019 में भी लगभग 1 सीट छोड़ करके सभी सीटें भाजपा जीत गई थी। और चूंकि तेजस्वी के साथ मिल करके कांग्रेस का अपना गठबंधन है, लेकिन वो दोनों का आंकड़े को देखेंगे आप तो लगभग 15.36% जो है राजद जो है उसमें 2019 में पाई थी, और लगभग 7% के आसपास कांग्रेस। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 23% जो है भाजपा का था और 21% आपका जो है जेडीयू का था, और लगभग 7% जो है आपका लोजपा का था। यानी कहने को तो वहां पे लग रहा है कि तेजस्वी एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन जो जमीन पर आंकड़े हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। तो मेरा मानना है कि 2-3 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटें जो है बिहार में जो 8 हो रहा है उसमें लगभग 7 सीटों को मैं मान करके चल रहा हूं कि भाजपा के फेवर में जा सकता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में चूंकि लड़ाई टफ है और चूंकि वहां पे 27-28% मुसलमान हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पे टीएमसी का अपना एक जोर रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से संदेश खाली का जो प्रकरण हुआ है, उसके अलावा जो है जो आरक्षण को लेकर के वहां का हाई कोर्ट ने जो अपना एक निर्णय दिया है, उसका असर जो है कहीं ना कहीं पर्कुलेट किया है, तो उसका असर देखने को मिल सकता है। और चूंकि उसमें मेरा मानना है कि जो उत्तरी कोलकाता का जो सीट है वहां पे इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी वो निकाल सकती है। बाकी वो जो 9 सीटें हैं वो सभी पर जो है टीएमसी पिछली बार चुनाव जीत चुकी है, तो 1 सीट मैं मान करके चल रहा हूँ, 1-2 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती है। हाँ, उड़ीसा की जो है लगभग जो 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब तो देखिए चूंकि यह मान करके चला जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें वहां घट रही है और आम आदमी पार्टी जो है वहां पे बेहतर कर रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बहुत अधिक वहां पे ये नहीं हूं कि वो जो है कुछ बेहतर करने जा रही है। मेरा मानना है कि उन 13 सीटों में 1-8 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन 1 सीट नुकसान हो सकता है, मेरा जहां तक मानना है। बिल्कुल। अच्छा, कुल मिलाकर के आप देख सकती हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो बड़े इसमें सुरमा जो है कुछ सीटें हैं तो प्रधानमंत्री जी का उसमें है ही है। अब प्रधानमंत्री जी की सीट तो निकल रही है, वहां पे आंकड़ा बढ़ाने को लेकर के वहां के लोग उत्साहित हैं कि मैक्सिमम जो है कितना अधिक से अधिक जो है जीत हार का अंतर सुनिश्चित हो। हाँ, दूसरी बात आदरणीय इंद्रजीत जी ने सही कहा, दुकान जी ने, कि चूंकि वह जो है इस बार जो है कन्याकुमारी है, तो एक भारत में एक नैरेटिव गढ़ने की बात होती है। भारत जो है एक आस्थावान देश है, मूल्य आधारित देश है और अपने सनातन को लेकर के उसका कहीं ना कहीं अपना एक रिजर्वेशन है, तो ये उसका असर पड़ सकता है। लेकिन एक चीज मेरा और मान रहा है, देखिए भारतीय जनमानस जो है अब पहले जैसा ये फ्लोटिंग वोट अब इस देश में नहीं रहा। आप उत्तर प्रदेश में एक दौर था 2014 से पहले जो है 20-25% फ्लोटिंग वोट हुआ करता था, जो समय के साथ रात में बदल जाता है, निष्ठाएं उसकी बदल जाती थी। लेकिन आज की तारीख में जब से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जो है एक खूंटे से बंधे, पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए लोग अब ज्यादातर तौर पे देखे जा सकते हैं, यानी 2-4-5% आप फ्लोटिंग वोट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जहां जो 2019 की जो परिस्थितियां थी, कमो बेश जो है आप जैसे 32 पिछली बार जो है 57 सीटों में 32 सीटें एनडीए गठबंधन जीता था, तो मेरा मानना है कि इस बार जो है 36-37 सीटें जो उसकी हो सकती है, क्योंकि उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में कुछ बढ़ोतरी होने को देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, ठीक है। गुरुदेव दत्त जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। गुरुदेव दत्त जी, आप तो प्रॉपर हमारे साथ चंडीगढ़ से ही जुड़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 1 सीट तो ठीक है वहां की, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो 57 सीटों का है या इन 8 राज्यों की मैं बात करूं, किस तरह से उसको देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि पिछले बार के आंकड़े जो थे उसमें भारतीय जनता पार्टी इन 57 में से 25 सीटें लेकर गई, टीएमसी पूरी 9 निकाल कर गई थी, बीजेपी की मैं बात करूं तो 4, जेडीयू अपना दल एस 2-2 और जेएमएम को 1 सीट मिली थी। यानी कुल मिलाकर ये जो 57 सीटें थी उसमें से भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों को लेकर 2019 में लीड लेकर गई थी। तो इस बार कितनी उम्मीद है? क्योंकि 19 के समीकरण और आज हम 24 में हैं, काफी कुछ डिफरेंस देखने को मिला है। ये तो मेरा भाग्य है कि मैं इन सारे इलाकों में पर्सनली गया हूं और उनके छोटे छोटे शहरों में गया हूं। बहुत इनोसेंट लोग हैं,
बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा पंजाब जो है, हम यहाँ से शुरू करूंगा कि पंजाब हमेशा एक किस्म का फ्रंट रनर रहा है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब शायद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ा पीछे हो गया है, पर वो हमेशा आगे रहा है। लुधियाना वगैरह की चीजें पूरे वर्ल्ड में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो आज भी मुझे लगता है कि वो हमारे पुराने शहीदों की कुर्बानियां इस देश को ठीक रास्ते लाएंगी, क्योंकि पंजाब ही यहाँ पर ठीक रास्ते में इंसान को ला सकता है, सरकार को ला सकता है। एक बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, जिन्हिन प्रजा तिन प्राण समाना। तो रामायण में लिखा है कि जो इंसान, जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों से ऊपर समझता है, मैं समझता हूं कि वही देश का इस भला कर सकता है, वो कोई भी हो। मैं किसी विशेष पार्टी या किसी आदमी का नाम नहीं लूंगा, वो कोई भी हो। हमारे पास अब सिर्फ सब चीजें एक ईवीएम में बंद हो चुकी हैं। सिर्फ 57 सीटों का इलेक्शन बाकी है, और प्रभु करे कि इसमें भी अच्छे से अच्छे इंसान मेंबर पार्लियामेंट बन के आए और हमारे सब लोगों का मार्गदर्शन करें और इस देश को ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाए। वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो इंसान एक धर्मात्मा होना चाहिए, एक पब्लिक के बारे में उसके दिल के अंदर कुछ कशक होनी चाहिए। पंजाब में ऐसा है, मैं पॉलिटिकल उस पे नहीं जाऊंगा। पंजाब में देखो जो हमारे गुरुओं ने शहादत दी है। मैं खुद भाई मती दास जी के परिवार से बिलोंग करता हूं, जिनके सिर के ऊपर औरंगजेब के टाइम में आरा चला था। मैं उस परिवार से हूं। हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई की उपाधि दी थी। तो वो उन कुर्बानियों को हमें फिर आगे लेके आना, और हिंदुस्तान के अंदर पोटेंशियल है कि ये पूरी दुनिया का सरताज बन सकता है। क्या ये छोटी बात है कि जहां हम जाते थे विदेश में तो वो कहते थे हिंदुस्तानी, उनको हाथ नहीं लगाते थे। आज हिंदुस्तानी आसमान पे बैठा हुआ है। तो वो जो भी इंसान, जो भी पॉलिटिकल हेड, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश को अपनी भावनाओं को छोड़ के, अपने लालच को छोड़ के जो भी इस देश को ऊपर ले जाए, मैं समझता हूं कि उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी श्रद्धा होगी इस जमहूरियत को, इन दुनिया को हजारों बंदियों। ठीक है, ठीक है सर। इंदुकांत जी, देखिए एक महत्वपूर्ण बात होगी, बहुत एक सीधा सा बिल्कुल कट टू कट सवाल है। जो आंकड़े 2019 के हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी 25 सीटों पर थी, टीएमसी 9 पे थी, बाकी किसी को एक एक मिली, ऐसे तो मुख्य रूप से क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा वोटिंग स्कोर हमने देखा पहले चरण से 6वें चरण तक, और अभी जो सीट है, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इन पूरे स्टेट को यदि हम ले लें और पूरी इन 57 सीट्स को ले लें, तो क्या 25 से वो आंकड़ा बढ़ सकता है, या फिर दूसरे दलों का इस फेज में आंकड़ा बढ़ेगा? हो सकता है टीएमसी है तो पूरी की पूरी सीटों पर है, और मुझे लगता है 25 से बाकी, एक पूरा कंपैरिजन यदि हम देखें तो क्या लगता है बीजेपी 25 से प्लस जाएगी या बाकी लोगों का ग्राफ भी बढ़ेगा? जी, इस चरण में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका कारण क्या है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, हमारे मित्र अरविंद जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कि गाजीपुर में नेक टू नेक फाइट है, लेकिन एक तरफ गुंडे बदमाश की छवि है, आप जानती हैं अफजाल अंसारी की, और जनता में बहुत अच्छी छवि नहीं है। जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण के कारण वो फाइट में। दूसरी तरफ घोसी में ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने से बीजेपी जीतने की स्थिति में है, जो उपचुनाव में हार गई थी। तो इन चीजों को देख करके पूर्वांचल में बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव के मद्देनजर बढ़ेंगी। अब रही बात पंजाब की, पश्चिम बंगाल में मैंने हमेशा क्या कहा है बहस में कि इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ना तय।
जो सीटें उनको 18 आई थी उनसे बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर आप, और पंजाब में उनका पहले भी बहुत स्टेक नहीं था क्योंकि वो मेजर शेयर छोड़ देते थे अकाली के लिए, तो अगर 1-2 सीटें भी लाते हैं तो समझिए कि ब्रेक इवन पे रहेंगे, जितना पहले था उतना। अब रही बात जो छिटपुट छोटे राज्यों की, यूनियन टेरिटरीज की और कुछ जगहों पे जो बचे हैं, तो ओवरऑल 25 से आंकड़े बीजेपी के इस राउंड में 57 में 25 से आगे बढ़ेंगे। अब उनके जो राइवल हैं, उनके राइवल में जो इंडिया गठबंधन में जितने लोग जुड़े हैं, उनके आंकड़े पीछे से बढ़े या घटे लगभग उतने बराबर ही रहेंगे। जो लोग इस बार अलग लड़ रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है, बसपा क्या करेगी इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस राउंड में, पर्टिकुलरली इंडिया गठबंधन का हाल। क्योंकि बसपा अगर मेजॉरिटी वोट काटती है कई सीटों पे, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ और सीटें बीजेपी जीत लेगी और बसपा की घटेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की सेहत जैसी पहले थी लगभग वैसे ही रहने की संभावना है। जी ठीक है अरविंद जय तिलक जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात आपने क्लियर करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार जो 400 पार नारे की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन ने कहा हम 300 पार चले जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर 485 सीटों पर मतदान हो चुका है, 57 ये बाकी हैं। जितने 6 चरण तक वोटिंग परसेंटेज हमने देखे हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि वहां का परसेंटेज 75 प्लस ही गया है सारे चरण में, लेकिन बाकी शुरू की चीजों में हमने देखा वोटिंग परसेंट बहुत कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, पर वो एक पिछले बार के कंपैरिजन से थोड़ा सा कुछ नीचे ही आया। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इक्वल बैठ गया या बहुत अच्छा ही आ गया, ऐसा नहीं था। तो ये 400 पार और इधर 300 पार का जो नारा चल रहा है, जो कहा गया, आपको लगता है दोनों में से कोई भी इसको छू पाएगा? और जो है कांग्रेस गठबंधन जो है वह जो है 300 के पार जा रहा है। उसका मूल कारण यह है कि आपका जो आवाज हमारी मिल रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। तो उसका मूल कारण यह है कि भाई आप जिस जमीन पर लड़ रहे हैं, जिन आंकड़ों के साथ लड़ रहे हैं, जिन कंधों को जोड़ करके लड़ रहे हैं, वही आपके साथ है। बाकी बहुत कुछ अलग होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो 2019 में आपके साथ थे तकरीबन वही जो है साथी आज भी आपके साथ है। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के आंकड़े से 10 प्लस चाहे ऊपर जाए चाहे 10 प्लस माइनस नीचे जाए, यानी मेरा जो आंकड़ा है 290 से लेकर के 315, 16, 17 तक है, मेरा आंकड़ा है। और जो कांग्रेस पार्टी है, आप देखिएगा 60 से अधिक ऊपर जाना उसका मुश्किल है। सवाल उठता है कि आप कहां से गेन करेंगे। जहां आप गेन करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपकी कटौती भी हो रही है। अगर तेलंगाना में वो 3-4 सीट आपकी बढ़ रही है तो पंजाब में आप खो रहे हैं। आप अगर कर्नाटक में बढ़ रहे हैं तो केरल में आप खो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को वही रहना है। दूसरी तरफ जो उनके साथ, चाहे बिहार में आपके आरजेडी हो, चाहे आपके तमिलनाडु में स्टालिन हो, आंध्र प्रदेश देखिए कभी गढ़ हुआ करता तो वहां शायद एक आध सीट निकल जाए तो मुश्किल है। तो वो कमोबेश है। आप देखेंगे कि 2019 के आसपास ही देखने को मिलेगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि जो है समाजवादी पार्टी जो है करीब 7-8 सीट हासिल कर सकती है, लेकिन 70 के आसपास 68-70 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ जो है पा सकती है। बिहार में 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है। आप उड़ीसा की बात करिए, उड़ीसा में गेन कर रही है, पश्चिम बंगाल में गेन कर रही है, हिमाचल में मंडी सीट पर थोड़ी कांटे की टक्कर माना जा रहा है। बाकी अगर राज्यों की आप देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक सीट मेरा जहां तक आंकड़ा निकाल सकती है। चंडीगढ़ में भी थोड़ी लड़ाई टफ बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के आपका कहना कि 400 के पार ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जाता नहीं दिख रहा है। और अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए 300 का आंकड़ा मुझे लगता है कि अभी 1-2 पंचवर्षीय जो है तैयारी उसको करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और खैर, राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए इस चर्चा में हम थे कि आफ्टर ऑल पूरा जो एक समीकरण अभी तक निकल कर आया वो क्या कहता है। खैर, मुझे लगता है 7वां चरण शनिवार यानी कि कल हो जाएगा। वोटिंग परसेंटेज से समझ में आएगा कि इन सीटों पर कितनी चीजें होती हैं, और फिर बस 2-3 दिन की बात है। 4 को तो पूरा एक कहते हैं ना कि
पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन किसके साथ है, और हम और आप भी फिर उस चर्चा में शामिल होंगे ही। उस दिन तो पूरा दिन सुबह से शाम तक यही होना है, यही चलना है, फिर चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह तो बात है, देखिए कि खेला खत्म, अब खेला खत्म हो चुका है। किसमें कितना दम, यह हमें 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक अंतिम चरण जो 7वां चरण है वो कल यानी कि शनिवार को संपन्न होना है। 8 राज्य 57 सीटें। देखते हैं आखिर क्या एक वोटिंग परसेंट निकल कर आता है, और जो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे बीजेपी के लिए भी वो चुनौती है, वो वहां कितनी सेंध लगा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।